एक कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन बनवा लो, बाकी मेहमान बच्चे मेरे का सब कुछ होंगे का। मैं कह रहा हूँ 3 कमरे इसलिए, एक में अगर मेरी बीवी और बच्चे, मैं सो रहा हूँ तो दूसरे में हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे बैठ के, तीसरे में हमारा कोई मेहमान आ गया उसमें बैठेगा। आप समझिए। और एक तरफ किचन भी होगा, एक तरफ लैट्रिन भी होगी, एक तरफ बाथरूम भी होगा। इससे क्या होगा, हमारी जो दैनिक जीवन है वो हमारा अच्छे से चलेगा। आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ के साथ, ये सोच है। और महिलाओं के नाम इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारी बहनों को अक्सर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, और पुरुष प्रधान होने के कारण अक्सर बहनों को हमारे धक्का देके किनारे कर दिया जाता है। तो अगर जब उनके नाम संपत्ति होगी तो आप उनको धक्का नहीं देंगे, हम तो अपने घर में रखने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक मानसिकता के साथ ये कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा चयन गलत हो सकता है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक मेरे माइंड की सोच है कि ऐसा होना चाहिए। मैं इसलिए मेरी टीम की एक सलाह है कि ये भैया ऐसा होना चाहिए। मैं कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी मुंबई या बाहर राज्यों में जब जाता हूँ, शहरों में जाने का काम करता हूँ, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। मैं देखता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। जो हमारे भाई यहाँ के जाते कमाने, किराए के लेके 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये मिले के रहते, छोटा सा कमरा, इसका कब कितना हम सुने रह रहे हैं। मेरी सरकार बनेगी तो मैं कई फ्लैट उसमें उनको 1 कमरे 3 कमरे का मकान दूंगा, कम से कम रहोगे, आपके बच्चे रहेंगे, परिवार के समेत जाके रहो और वहाँ नौकरी करो, आपका कारोबार चले। इसके अलावा 365 दिन का नरेगा करने जा रहा हूँ, करूँगा। 365 दिन का नरेगा करने से प्रधान जी की दलाली नहीं चलेगी, सेक्रेटरी की दलाली नहीं चलेगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको 6,000 तो आज की तारीख में 6,000 है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो डबल करूँगा। और डबल करने का मतलब 12,000 की तनख्वाह हो गई। 12,000 प्राइवेट कंपनी से अच्छा करने, भैया गाँव पड़े रहो, खेती भी करो, दुकान भी चलाओ, गाँव का भी, अपना परिवार भी देखो, और जाकर के 12,000 के लिए सऊदी दिल्ली जाकर के क्या करोगे? अगर 12,000 बचा भी लाते तो क्या करोगे वहाँ जाकर के? यही ठीक है ना कि 12,000? तो एक तरफ आपका यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी। वो पैसा आता है लेकिन 100 दिन का आता है, लेकिन खा के अधिकारियों की जेब में चला जाता है, उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, आपको नहीं मिलता। प्रधान जी किसी के हाथ में खाते में भी 5,000 6,000, कहीं भैया तुम 500 ले लेना, 1,000 लेना, बाकी काम चल जाता है उनका। तो इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए किसानों को मैं चाहता हूँ कि नहरों की सिंचाई बिजली फ्री है, सरकारी ट्यूबवेल की फ्री है, लेकिन आप छोटे छोटे किसान हैं, आप कनेक्शन कराने जाइए, 1.5 लाख रुपए का करीब 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा आता है। मिनिमम तो रेट तो 95,000 है, तो जमा करना है, लेकिन खंभे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने तो आपका 1.5 लाख का खर्चा आ गया। कितने खेतों में आप लगवा लेंगे 1.5 लाख रुपये? अभी योगी जी ने मेरी नकल करके उन्होंने कहा है कि भाई किसानों को बिजली फ्री कर दिए हैं, लेकिन बिजली तो फ्री कर दिया आपने, लेकिन जो कनेक्शन है वो कहाँ फ्री कर रहे हो? और मेरे खेत तो है छोटे छोटे, 10-20-50 बीघे तो प्लाट है नहीं आपका, है बता दो भैया किसी का। हम गरीब आदमी ठहरे, जब 10 बीघे का प्लाट है, कहीं 2 बीघे का, कहीं 5 बीघे का, तो मैं कह रहा हूँ सारी बिजली फ्री, सारी कनेक्शन फ्री। आप मोटर बांधो जाकर के, मैं वहाँ आपको सप्लाई दे रहा हूँ। आप जितना पैसा बिजली खर्च करनी खर्च करो, क्योंकि रेट उसी भी अनाज आपका बिकता है मार्केट में जो वो फ्री वाले का बिकने जाता है। तो आपको साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था में मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा एक सिस्टम और कि जो किसानों की फसलों का रेट है, किसानों का बहुत बड़ा घाटा होता है, उसका रेट फिक्स नहीं है। व्यापारी इस चद्दर का रेट तो फिक्स है, इस भूषण का, इस शर्ट का रेट फिक्स है, इस बोतल का रेट फिक्स है, इसमें पानी कौन सा वही भरा है 20 रुपये, लेकिन बोतल फिक्स है 15-20 की है। तो जब इसका रेट फिक्स होता तो हम अनाज उत्पादन का रेट पहले से फिक्स कर देना। एमएसपी की गारंटी किसान धरना दे रहे थे दिल्ली में ना कि एमएसपी की गारंटी निश्चित करो, मैं वो निश्चित कराऊँ। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस रेट से नीचे अनाज नहीं बिकेगा। जब मुझे पता इस रेट से नीचे अनाज नहीं बिकेगा, तो जो फसल मुझे लगेगी कि यार इसमें वजह से फायदा है, तो अगर वो मार्केट में उस रेट से ज़्यादा बिक रही है तो आप बेच दो। लेकिन जब उस रेट से कम बिकने की बारी आ रही है मत बेचो, ले आओ सरकारी क्रय केंद्र में, मेरी पॉलिसी होगी उस सरकारी क्रय केंद्र पे वो खरीदा जाएगा। अगर नहीं खरीदा जाएगा तो जो खरीदेगा तो जेल जाएगा, ये मेरी पॉलिसी है। रही बात धार्मिक स्वतंत्रता की बात, भारत का संविधान कहता है सभी लोग सभी धर्म बराबर हैं, सभी जाति बराबर हैं। तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कहता है कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, तो जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात आती है तो सबको अपना अपना अधिकार अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है, पूजा पाठ करने की आज़ादी है। तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, मैं आपको बढ़ावा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, सुरक्षा दूँ कि आपको वो काम करना है
तो ईमानदारी के साथ आप करिए और आपको कोई खरोच नहीं आई, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, कानून व्यवस्था दे सकती है। भाई आपको कोर्ट चाहिए, मैं कोर्ट वहाँ पे लगाऊंगा। आपका काम पूजा करना है तो पूजा ईमानदारी से आप कर लो, कोई बात नहीं, आप घंटी बजाओ चाहे पूजा करो, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन दूसरे काम की, दूसरे धर्म की बुराई मत करो। आपको अच्छाई अपनी बतानी तो बताओ किसी के बीच में, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं रहेगा। ये मेरा एक कानून का, एक राज के कानून के द्वारा राज करना मेरा एक उद्देश्य है। ये बहुत बड़ी एक समस्या आज हमारे देश में, इससे निपटना बहुत बड़ी जो चुनौती है, और इससे निपट के मैं दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। मैं नहीं बनूंगा, मैं बाहर रह करके घूमूंगा। जो राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर हो जाता है वो कभी राजा सफल नहीं हो सकता। तो जो जिस व्यक्ति को बाहर रह करके काम करना है बाहर करेगा, राजा जो बनना है उसको बनेगा। मेरा काम है सलाह देना और उससे काम करवाना। ईमानदारी के साथ तुम काम करो और तुम रहो, और इस देश को ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाओ जब चीन और जापान में जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, दूसरे देशों में जातिवाद धर्मवाद नहीं है, तो यहाँ क्यों? भारत तो गंगा जमनी तहजीब का देश है, भारत तो सबको समाहित करने वाला देश है, फिर क्यों धर्मवाद बढ़ाया जा रहा है? मैं उसको विरुद्ध हूँ और सबको समानता की नज़रों से देखता हूँ। ये बातें बहुत सारी हैं, फिर मौका मिलेगा किसी दिन रखूँगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैंने रख ली, और जो छोटी सी बात है मैंने रखी, और कभी मौका मिला तो बड़ी बातें भी होंगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा भाई हैं प्रेम शंकर भैया, इनकी मदद करिए। ये जिले के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये पूरे ज़िले में संगठन को, हमारी पार्टी को तैयार करेंगे। इनके कंधों को आप मजबूत करिए। तन मन धन, जब पार्टी बनती है तो तन मन धन की जरूरत पड़ती है, उसको भी आपकी सहयोग पड़ेगी। हमारी पार्टी ने बहुत मदद की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बड़ी चेष्टा लेकर के नहीं निकले। हम लोग अगर जो हमारी पार्टी से जुड़ेगा आम आदमी, हम उससे सिर्फ 10 रुपये मांगेंगे, भैया 10 रुपये दे देना। एक भिखारी आता है उसको भी आप 10 रुपये दे देते हैं, तो वही समझ के हमको दे देना कि हम भी भिखारी हैं, हमारे भाई हमारा कम से कम परिवार छोड़ करके समाज के लिए काम करने निकलेगा। 10 रुपये की मदद होगी, लेकिन वो आपके 10-10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये हो जाएंगे। परिवार भी चलने के लिए, भाई कोई परिवार किसी को बंद तो नहीं कर सकता है, तो परिवार को खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये सारा समय परिवार को दे देंगे तो पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, तो उसकी मदद करें। तो आप सब लोग अगर कर देंगे, करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, ये कारवां बढ़ करके एक दिन असीम ऊंचाइयों को छुएगा, और एक ऐसा भारत का निर्माण करेगा जिसमें जाति धर्म मजहब अपने हिसाब से, अपने जैसा जिसकी भावना होगी, जिस तरीके से चलाना चाहता होगा वो चलाएगा, लेकिन सुरक्षा देना मेरी गारंटी होगी। और चाहे जो भी जैसे काम करना चाहे वो करे, ये मेरी गारंटी होगी। और जो योजनाएं बताई मैं इसको पालन करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, नमस्कार।